Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the chapter number 7 of Ganit Manjari, that is Introduction to Probability. This is the last chapter as we already covered the chapter number 8 of Ganit Manjari. With the completion of this chapter, our Ganit Manjari part 1 syllabus is over. So before introducing the question of probability, let me discuss the few concept of probability कि what is probability, randomness क्या होती है, sample space क्या होता है, and how the probability is calculated. Is there any different types of probability and many more questions. So let us start with the basics of probability. What is probability? Probability is used to measure the likelihood of events. Means कोई event जो है उसकी होने की chances कितने हैं, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. देखो आज बादल हैं, काले बादल हैं पूरे आसमान में, और मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेन, बारिश होने के क्या चांस हैं, तो आइदर यू कैन से देयर इज अ लॉट्स ऑफ ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, सो द चांसेस आर मोर लाइकली. तो इट मीन्स more than 75% is chances there that today will be the rain. So अगर मैं एक डाइस जिससे आप लूडो खेलते हो उस डाइस को रोल करने को कहूं और मैं कहूं कि उसमें 1 आने के चांस क्या है, तो दैट इज बेसिकली नोन एज द प्रोबेबिलिटी. एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो दो चीजें आएंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. मैं पूछती हूँ व्हाट इज द चांस और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन यू टॉस द कॉइन. सो या तो हेड है या टेल है, तो दोनों में से चांसेस कितने हैं, 50% चांस है कि मेरे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. ठीक है, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं. नाउ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मेरे पास एक और टर्म है, दैट इज रेंडमनेस. रेंडमनेस का मतलब है ए सिचुएशन और एक्शन वेयर यू कांट प्रेडिक्ट एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा उसके बारे में आप एग्जैक्टली जो है वो पता नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया तो मैं ये नहीं कह सकती कि हेड ही आएगा, उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो दैट इज नोन एज रेंडमनेस. एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स. एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स का मतलब है जो ऑब्जर्वेशन हमने नोट डाउन की है प्रोबेबिलिटी में, उस ऑब्जर्वेशन को क्या कह दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट कह दिया जाता है, या फिर हम उसको ट्रायल भी कह देते हैं. नेक्स्ट इज रेंडम एक्सपेरिमेंट. रेंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आप सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हो, लेकिन आप कंफर्म नहीं कह सकते एडवांस में कि यही चीज आएगी. जैसे मान लो मैंने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, 2 टाइम हेड आ गया, तो 3rd टाइम ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हेड ही आएगा, वहां पर आपका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. तो दैट इज नोन एज रेंडम एक्सपेरिमेंट. प्रोबेबिलिटी स्केल की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी स्केल जो है वो मेरा स्टार्ट होता है इम्पॉसिबल से. अगर हम इंडिया की बात करें और मैं कहूं कि आफ्टर 8 PM यू विल ऑब्जर्व द सन, will you able to observe the sun in the sky, then it is an impossible situation. So impossible का मतलब होता है कि almost that is zero. वो क्या है, मेरा 0 है. रात को 8 बजे के बाद आपको सूरज दिखाई दे इंडिया में, that is not possible. So वहां पर मैं कहती हूँ that is impossible. और उसके बाद मेरे पास क्या होती है, मैं कहूँ early morning at 6 o'clock will you able to observe the sun? Yes, there is a chance you will observe the sun. Summer days में आपको क्या है, 6 बजे सूरज दिखाई दे जाता है, तो वह then you can say yes certainly I am able to observe the sun. Certainly का मतलब क्या है, यहां पर probability में that is 1. अब ऐसा तो नहीं है कि यह 0 होगा या 1 होगा. जैसे कि हमने कॉइन के एग्जाम्पल में, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन के एग्जाम्पल में देखा, मैंने कहा कि हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. बट मैं कहूं कि हेड आएगा तो दैट इज नॉट श्योर. आई एम नॉट श्योर कि हेड ही आएगा. तो ना तो मैं इम्पॉसिबल वाली कंडीशन में हूं, ना मैं सर्टेन वाली कंडीशन में हूं. तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोबेबिलिटी स्केल में सिर्फ यही 2 इवेंट्स नहीं है, 0 और 1. इसके अलावा भी क्या है, इवेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज
लेस लाइकली। लेस लाइकली का मतलब है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। चांसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप उस चीज ऑब्जर्वेशन को कैसे देखें। क्लियर स्काई है और मैं आपसे पूछती हूँ क्या आज बारिश होगी, तो डिपेंडिंग कि आपने उस सिचुएशन को कैसे देखा है तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ये 3 स्केल और हैं जो हम क्लासिफाई करते हैं। आप कहोगे कि क्लियर स्काई है तो आज बारिश नहीं होगी या फिर बारिश होने के चांसेस बहुत कम है, तो दैट इज लेस लाइकली। बट एक सेकंड पर्सन है वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और वो कहता है यस द ह्यूमिडिटी इन द एयर इज वेरी हाई सो देयर इज मोर लाइकली टू हैव अ रेन टुडे। सो उसने क्या किया, सेम सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से नोट किया। सो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो वेरी करती। अभी मैंने पहले वाले केस में बताया कि लेस लाइकली इट मींस बहुत कम चांस है। सेकंड केस में जिसने ह्यूमिडिटी नोट की उसने कहा कि मोर लाइकली। मोर लाइकली का मतलब है यस देयर इज अ चांस ऑफ ऑलमोस्ट 75% की आज बारिश होगी। लेस लाइकली का मतलब है ऑलमोस्ट 25% और बिलो दैट कि आज बारिश नहीं होगी। अब 25 और 75% के बीच में भी हमारे पास क्या है, चांसेस और भी हैं। वन इज इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है, टॉसिंग ऑफ कॉइन का मतलब क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 50% चांस है कि मेरा हेड आएगा और 50% चांस है मेरे पास क्या आएगा, टेल आएगा, क्योंकि मेरे पास वहां पर कितने ऑप्शंस हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इक्वली लाइकली का मतलब है 50% चांस। सो प्रोबेबिलिटी स्केल जो है वो मेरा वेरी करता है 0 से लेकर के 1 तक, और जो हम उसको नोट डाउन करते हैं वो कहते हैं इम्पॉसिबल का मतलब है 0, लेस लाइकली का मतलब है कि वेरी फ्यू चांसेस आर देयर, इक्वली लाइकली का मतलब है ऑलमोस्ट 50% चांसेस देयर, मोर लाइकली का मतलब है ऑलमोस्ट 75% चांसेस देयर, एंड सर्टेन का मतलब है कि डेफिनेटली दैट इवेंट विल अकर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछती हूं आपसे कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, दैट इज फिक्स कि वीक में मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है, तो दैट इज सर्टेन। मैंने बोला कि ट्यूसडे के बाद मंडे आएगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल क्योंकि ट्यूसडे के बाद मंडे कभी भी नहीं आता। ठीक है, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे आता है, तो दैट इज इम्पॉसिबल, राइट। इन दिस वे these are the basic terminologies that are used in this exercise 7.1. So the question of exercise 7.1 based on this is exercise 7.1 के अंदर आपका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको क्या करनी है, इवेंट्स दे रखे हैं पार्ट्स के अंदर, और आपको इन इवेंट्स को रैंक करना है ऑन द प्रोबेबिलिटी स्केल। प्रोबेबिलिटी स्केल में मैंने आपको 5 लेवल बताए थे। फर्स्ट वन इज द इम्पॉसिबल, सेकेंड वन इज द लेस लाइकली, थर्ड वन इज द इक्वली लाइकली, फोर्थ वन इज द मोर लाइकली, एंड द फिफ्थ वन इज द सर्टेन, राइट। एंड साथ में आपको सिर्फ यहाँ प्रोबेबिलिटी स्केल के बेसिस पर आपको इवेंट सिर्फ रैंक नहीं करना, आपको क्या करना है, उसकी जस्टिफिकेशन में आंसर भी लिखना। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। मंडे जो है, नेक्स्ट मंडे जो आएगा वो संडे के बाद ही आएगा। रैंक इज 1, यहाँ पर रैंक जो है वो 1 होगी, दैट इज यू कैन राइट इट एज सर्टेन बिकॉज वीक डेज फॉलो अ फिक्स्ड पैटर्न। आंसर यू कैन राइट इट एज because days of week follow a fixed pattern. So fixed pattern follow करते हैं तो उसमें संडे के बाद क्या आता है, मंडे ही आता है। नेक्स्ट इज इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। मुंबई में जुलाई के अंदर स्नो होगा। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मुंबई का जो क्लाइमेट है दैट इज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो वहां पर आपके पास जुलाई में जो कि मोस्ट ह्यूमिडिटी वाला सीजन है, उस सीजन के अंदर वहां पर स्नो होने के चांसेस नहीं। अगर यहां वो पूछता इट विल रेन इन मुंबई इन जुलाई, तो दैट यू कैन राइट इट एज सर्टेनली 1। सो जब उसने स्नो की बात करी है तो यहां मेरा क्या हो गया, इवेंट हो गया 0, इट मीन्स इम्पॉसिबल बिकॉज इट हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट which experiences monsoon season with hot and humid weather.
नाउ द थर्ड पार्ट इज एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। आज आपके क्लासरूम में से एक एलिफेंट जो है वो मूव करेगा। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर जो थर्ड पार्ट है, इट इज रैंक इज 0। इट मीन्स इट इज impossible because it is not practically possible, right? Now the fourth, you will greet at least one friend at school tomorrow. आप कल स्कूल में किसी एक फ्रेंड को ग्रीट करोगे, तो इसके क्या चांसेस हैं? अब जरूरी नहीं है कि आप करोगे, ये भी जरूरी नहीं है कि आप नहीं करोगे, तो इट मीन्स 0 और 1 के चांसेस जो हैं वो आपके क्या हो गए? खत्म हो। आप स्कूल में जाते हो, बहुत सारे फ्रेंड से मिलते हो, सो उन फ्रेंड्स में से कोई फ्रेंड तो ऐसा होगा जिसको आप ग्रीट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको रैंक करूंगी तो दैट इवेंट इज मोर लाइकली। मोर लाइकली का मतलब क्या है कि चांसेस आर अप्रोक्सीमेटली 0.75 कि आप किसी एक फ्रेंड को ग्रीट कर लो। रीजन आप अपने आप लिखेंगे इसका। दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 7.1। नाउ एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करने से पहले हम कुछ और कंसेप्ट जो हैं वो डिस्कस करते हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी की जो है वो 2 टाइप्स दी हुई हैं। वन इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड अनदर वन इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। दोनों प्रोबेबिलिटीज हमारी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। बट डिफरेंस इज कि एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में जो आउटकम है, आउटकम मींस जो इवेंट का आउटपुट है, वो हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, देन आफ्टर दैट वी इवेलुएट द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी। नाउ द सैंपल स्पेस इज द all possible outcomes in an event that is known as the sample space. आउटकम क्या है? आउटकम है जो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया, उसका रिजल्ट क्या है? दैट इज नोन एज द आउटकम। सैंपल स्पेस है मतलब कि उस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने से क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। सपोज करो मैंने एक डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करूंगी, मैं स्मॉल डाइस को रोल करूंगी, तो मेरे पास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये ऑल 1 से लेकर के जो 6 तक के नंबर्स हैं, दे मेक्स द सैंपल स्पेस। अब मैंने डाइस को 3 टाइम्स रोल किया। डाइस को जब मैं 3 टाइम्स रोल करती हूँ तो जो भी नंबर आएगा दैट इज नोन एज द आउटकम। उसको क्या कहते हैं? आउटकम कहते। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है। नाउ where this experiment probability is applicable, this is applicable basically in the statistics and data analysis. Now if अगर हम बात करते हैं theoretical probability की, theoretical probability में ये मान के चला जाता है कि जितने भी possible outcomes हैं, जितना भी sample space है, उन सबकी अकर होने की probability क्या है? equal है। Now depending upon that theoretical probability is calculated and it is denoted by P of event, जो भी इवेंट है, एंड इट्स फॉर्मूला इज P of event is equal to number of favorable outcomes divided by number of possible outcomes. ठीक है। Now these both probability means experiment probability और theoretical probability, ये आपकी सेम भी हो सकती है या आपकी theoretical probability की वैल्यू जो है वो ज्यादा भी हो सकती है। बट डिफरेंस क्या है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन these concept, there is one exercise in the textbook of Ganit Manjari part 1, that is exercise 7.2. So the first question of exercise 7.2 is question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि एक टीचर है जिसने क्या किया, एक बैग के अंदर स्वीट्स को मिक्स किया और स्वीट्स को मिक्स करने के बाद उसने 30 सैंपल्स 30 स्वीट्स जो है वो उसने एक अलग सेपरेट बैग में ट्रांसफर किए। उस 30 स्वीट्स में से
कुछ स्वीट जो थे वो रेड कलर के थे, कुछ ग्रीन कलर के थे, कुछ येलो कलर के थे एंड कुछ ब्लू कलर के। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ग्रीन कलर के जो स्वीट की रेंडमली बैग में से, उस 30 स्वीट्स के पैकेट में से रेंडमली कोई स्वीट जो है वो निकाला और वो स्वीट ग्रीन कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो देखो, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ग्रीन कलर के स्वीट की निकालनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्वीट इज इक्वल टू, देखो उस बैग के अंदर ग्रीन स्वीट कितने हैं, 8 हैं, तो फेवरेबल इवेंट क्या हुआ, 8 हुआ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हैं, 30 हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज 8 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.267. This is the solution of the part 1. Now moving to the second part. अब वो कहता है कि एक 600 लार्ज पैकेट जो स्वीट का था वही है, अब उसके अंदर 600 सैंपल्स हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द 30 स्वीट सैंपल, जो 30 स्वीट्स उसने सेलेक्ट किए थे, उसी के बेसिस पर आपको ये निकालना है कि अगर वो लार्ज बैग के अंदर 600 स्वीट्स हैं तो आपके येलो कलर के स्वीट्स जो हैं वो कितने होंगे। अब कैसे निकालोगे, देखो 30 स्वीट्स के अंदर, 30 स्वीट्स का जो पैकेट है उसके अंदर कितने हैं आपके, 7 येलो स्वीट्स हैं। अब उसने क्या पूछा है, 1 के अंदर कितने होंगे, अगर 1 स्वीट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7 डिवाइडेड बाय 30 हो गई। उसने कहा है टोटल स्वीट्स लार्ज बैग के अंदर कितने हैं, 600 हैं, तो 600 बैग के अंदर कितने आ गए, 7 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 600, तो 0 से 0 कैंसिल, दिस इज गोज ऑन 20, so the answer comes out to be 140 sweets. 140 sweets क्या है, estimated yellow sweets in a large bag. large bag के अंदर कितने estimated yellow sweets हैं, 140 sweets. In this way you can find the solution of question 1. Now moving to the next question, that is question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक स्कूल के अंदर बच्चों से प्रेफरेंस पूछी गई उनके क्लब चॉइसेस की। सो डिपेंडिंग अपॉन रेंडमली चूजन, और उन चॉइसेस में से 40 चॉइसेस को रेंडमली चूज किया गया, और 40 रेंडमली चॉइसेस को चूज करने के बाद क्या आया मेरे पास कि 14 स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस क्लब को प्रेफर करते हैं, 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स क्लब को प्रेफर करते हैं, 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पोर्ट्स क्लब को प्रेफर करते हैं, एंड 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिबेट क्लब को प्रेफर करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट फर्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि रेंडमली कोई स्टूडेंट चूज किया गया, वो आर्ट्स क्लब को प्रेफर करने वाला स्टूडेंट था। सो देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फेवर ऑफ आर्ट्स क्लब इज इक्वल टू 11। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जो सैंपल स्पेस में थे, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 40। तो प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट जो है वो आर्ट्स क्लब का स्टूडेंट होगा, दैट इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 40, एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.275. This is question number 1. This is equal to 0.275. ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में वो पूछता है कि सेम सैंपल स्पेस को यूज करना है और जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो करनी है कि जो स्टूडेंट पिक किया गया दैट इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स क्लब। सो अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स कितने हैं फेवर में, दैट इज 9 स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है आपके 20 स्टूडेंट्स हैं। तो स्पोर्ट्स के फेवर में कितने थे, 9 थे, डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 40, सो 9 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स में तो प्रोबेबिलिटी स्पोर्ट्स क्लब की आ गई। अब वो कहता है एज्यूम दैट देयर आर टोटल 800 स्टूडेंट्स इन द होल स्कूल। टोटल स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 800 स्कूल्स हैं। 40 में से कितने स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस है स्पोर्ट्स की, दैट इज 9 स्टूडेंट्स की। तो एस्टिमेटेड
students in whole sample that is equal to 9 divided by 40 multiply by 800. 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर ये गया 20 पर, so 9 2 is 180 students are there who are in favor of the sports. So you can write estimated students in whole sample, or you can write estimated students in whole sample who prefer sports club, who prefer sports club. They are, that is equal to 180. In this way, you can find the solution of the question. Moving to the next question, that is question number 3. Question number 3 में वो कहता है कि एक कॉइन को 20 टाइम्स जो है वो टॉस करो. टॉस करने के बाद आपके पास जो सैंपल स्पेस ऑब्टेन होगा. मैंने मान लिया कि जब मैंने कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया तो मेरे पास सैंपल स्पेस जो ऑब्टेन हुआ दैट इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कि मैंने कॉइन को टॉस करने के बाद 20 टाइम्स टॉस करने के बाद मुझे सैंपल स्पेस जो है वो ये ऑब्टेन हुआ. सो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है व्हाट इज द, आपको कितने टाइम्स जो है वो ऑब्टेन हुआ. देखो यहां पर अगर मैं हेड देखूं तो हेड के फेवर में कितने इवेंट्स हैं, 12 इवेंट्स हैं. एंड टेल के फेवर में कितने इवेंट्स हैं, 8 इवेंट्स हैं. एंड टोटल जो है दैट इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है वो कितना है, 20 है. उसने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट द हेड. हमें हेड कितने टाइम्स मिला, 12 टाइम्स मिला. सो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट 1. सेकेंड क्वेश्चन में उसने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट द टेल. तो टेल हमें कितने टाइम्स मिला, 8 टाइम्स मिला. तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. तो हेड हमें कितने मिला था, 12 टाइम्स मिला था. टोटल इवेंट्स कितने थे, 20 थे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 0.6. अब फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि आपको कॉइन को एक बार और टॉस करना है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टेल. और उस कॉइन के टॉस में क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास टेल ऑब्टेन होगा. सो दैट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल, सो दैट इज इक्वल टू 1/2. कि हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा इन नेक्स्ट इवेंट. ठीक है, so that is equal to 1/2. In this way you can find the solution of question number 3. Now moving to the next question, that is question number 4. Now question number 4 में जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एक पेपर कप को आपको टॉस करना है. 3 केसेस पॉसिबल हैं जब हम कप को टॉस करते हैं. ठीक है, एक तो है कि वो स्ट्रेट जो है वो आपका खड़ा हो जाए, कि डाउन साइड डाउन है और अप साइड जो है वो अप है. सेकेंड केस क्या है कि उसकी अप साइड जो है वो डाउन हो जाए और जो बॉटम साइड है वो क्या हो जाए, अप हो जाए. थर्ड केस है कि वो साइडवेज जो है वो फॉल हो जाए, जैसा कि पिक्चर के अंदर शो किया हुआ. सो मैं मान लेती हूं कि लेट बॉटम जो है दैट इज इक्वल टू 40, टॉप जो है दैट इज इक्वल टू 10 एंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू 50. वो किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है. राइट. अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इन सब की कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी. टोटल जो पूछा गया है, दिया गया है, दैट इज आपने कितने टाइम्स कप को टॉस किया, दैट इज 100 टाइम्स. अब फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉटम. तो बॉटम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. सो फेवरेबल इवेंट कितने हैं, 40, टोटल कितना है 100. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.4. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉप निकालेंगे. सो दैट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट कितने हैं 10, टोटल कितना है 100. तो दैट इज इक्वल टू 0.1. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड निकालनी है. तो साइड वेज जो है वो कितना हुआ, इवेंट फेवरेबल इवेंट इज 50 डिवाइडेड बाय 100. सो दैट कम्स आउट टू बी 0.5. In this way you can find the solution of question number 4. Now
Now, moving to the next question, that is question number 5. What is the probability of getting an even number when rolling a fair six-sided die? जब एक सिक्स साइडेड डाई को आप क्या करते हो, रोल करते हो, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं सिक्स साइडेड डाई के? दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अब इवन नंबर की अगर मैं इसमें से निकालूं तो इवन नंबर कौन कौन से हैं मेरे पास? दैट इज इक्वल टू 2, 4, 6. यही है. अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो इवन नंबर के लिए मेरे पास कितने नंबर हैं? 3 हैं. टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं. तो 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1/2. इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी की ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है. दैट इज 1/2. इट मींस यू कैन राइट इट एज इक्वली लाइकली. दिस इज इक्वली likely, or you can write it as 0.5. Both answers are correct. In this way you can find the solution of question number 5. Now moving to the last question of the exercise and last question for today. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक सिक्स साइडेड डाइस को आपने रोल किया 12 टाइम्स. ठीक है, तो उसमें 3 जो अकर हुआ दैट विल अकर 3 टाइम्स. जो 3 की अक्रेंस प्रोबेबिलिटी है, 3 की अक्रेंस है दैट इज 3 टाइम्स. वो 3 टाइम्स अकर हुआ जब उसको 12 टाइम्स रोल किया गया. अब फर्स्ट पार्ट में वो कहता है फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 3. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है? P ऑफ 3. फर्स्ट पार्ट में ये कौन सी है? एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंटल का मतलब है कितने टाइम्स अकर हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3 टाइम्स अकर हुआ है. एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 12 हैं. सो दिस इज 3/12 कम्स आउट टू बी 1/4 एंड इट इज इक्वल टू 0.25. राइट. अब सेकेंड केस में वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 3 थ्योरेटिकली. व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 3? सेकेंड पार्ट में वो पूछता है कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 की अकर होने की. सो देखो थ्योरेटिकल की अगर हम बात करें, दिस इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर मेरे पास सैंपल जो होगा दैट इज 3 जो अकर होगा वो कितना होगा? एक टाइम अकर हो सकता है क्योंकि उस केस में सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बनेगा. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनेंगे? 6 बनेंगे. जस्ट 6 इवेंट में से 3 की अकरेंस प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है. तो दिस कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 6. 1 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1667 और यू कैन राइट इट एज 0.167. बट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 0.25 आई थी. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 0.167 आ रही है. तो दोनों प्रोबेबिलिटीज में क्या है? डिफरेंस है. क्यों? अब थर्ड पार्ट में वो पूछता है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज में इतना डिफरेंस कैसे है या क्यों है. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर यही सैंपल स्पेस 12 से इंक्रीज होकर के 60 हो जाए, 600 हो जाए और 6000 हो जाए. ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 12 में जब ये 3 है तो 60 में कितना होगा. एंड सिमिलर वे में ये प्रोबेबिलिटी जो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वो तो आपकी सेम ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. डिफरेंस सिर्फ किसमें आएगा? आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आएगा. अब रीजन क्या है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी 0.25 आती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 0.167 आती है. तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन
किसके ऊपर बेस्ड है? जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो परफॉर्म किए गए हैं उसके एक्चुअल रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। वाइल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो एज्यूम करती है कि हर एक सैंपल स्पेस का हर एक इवेंट जो है उसकी अक्रेंस प्रोबेबिलिटी, उसकी अक्रेंस जो है दैट इज इक्वली लाइकली। वो क्या है? उसकी हर एक अक्रेंस प्रोबेबिलिटी या आउटकम जो है उसके आने के चांसेस बराबर हैं। यानी 1 के आने के चांस भी बराबर है, 2 के आने के चांस भी बराबर है। जबकि एक्सपेरिमेंटली अगर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो डिफरेंस आता है। लेकिन जैसे कि मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था एक्सरसाइज 7.2 का, वहां मैंने बताया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यहां तो 12 था तो इसलिए यहां क्या आया? डिफरेंस आया आपका। बट जैसे जैसे आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो अप्रोच करेगी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को। आप खुद कैलकुलेट करके देखना फॉर 60 सैंपल्स, 600 सैंपल्स एंड 6000 सैंपल्स। यह क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन you can post your query in the comment box. Tomorrow we will meet with a new topic and with the new questions on the same chapter. And please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.